दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पहले तो आप सबकी एक जो बड़ी इच्छा थी कि हम वीडियो नहीं बनाते, उसका कारण बना देता हूँ। बहुत दिनों से मुझे कुछ तकलीफ चल रही थी सांस लेने की। मुंबई में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और इतने साल मुंबई में रहते रहते और उम्र बढ़ते बढ़ते सांस लेने की समस्या मुंबई में आ रही थी। तो मेरे डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है। दवा दारू से आपके लंग्स जो हैं, फेफड़े हैं, वो ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप किसी साफ सुथरी आबो हवा में रहो जहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो, हवा में कोई गंदगी ना हो और सांस लेने के समय आपको किसी किस्म की बदबू नहीं आती हो, तो आप वहाँ चले जाओ तो हो सकता है आप जिंदगी के कुछ साल, कुछ महीने और जी सकते हो और आपको कोई बीमारी नहीं है। सो दोस्तों, उस मजबूरी में मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। उसके दो नुकसान हुए। एक तो मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए जितने मेरे सोर्सेस थे, अभी भी हैं बहुत से, तो पिछले 3-4 साल में इस दुनिया से चले भी गए, उनसे मुझे दूर होना पड़ा। उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि जिन लोगों को मैं मिल के बात करता था, उनके साथ बैठ के जो विचार बटांदरे होते थे, अंडरवर्ल्ड की बातें होती थी, नवे किस्से कहानियाँ मिलते थे, उनका सोर्स कम हुआ। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो मुझे भी नहीं मालूम। वो उन लोगों से ही पूछना पड़ता है जिन्होंने वो दौर बहुत नज़दीक से देखा है। दौर तो मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा है। 76 से लेकर आज से 4 साल पहले तक मुंबई का हर दौर देखा है। लेकिन कुछ लोगों का दुनिया से जाना और मेरी सेहत का ठीक ना होना, ये कारण था कि मुझे मुंबई छोड़कर चंडीगढ़ आना पड़ा। चंडीगढ़ भी कुछ बेहतर नहीं था। चंडीगढ़ में उतने इनकम टैक्स पेयर नहीं है जितनी गाड़ियां हैं। पॉल्यूशन यहाँ भी थी, लेकिन मुंबई के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम थी। तो मैंने फैसला किया कि चंडीगढ़ से भी दूर बाहर कहीं खेतों में, खलिहानों में, हरियाली में कहीं घर लिया जाए। तो मैंने चंडीगढ़ से तकरीबन 15-16 मील दूर एक छोटा सा गांव है, मोहाली के दूसरी तरफ, भागो माजरा, वहाँ पे रहना शुरू किया। 1 साल 1.5 साल लगा मुझे जो मेरे फेफड़ों को, लंग्स को नुकसान हुआ था उसको ठीक करने के लिए। वो ठीक हुआ। फिर थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट, सिर्फ एक गोली मुझे डॉक्टर ने दी थी जो शाम को खानी पड़ती थी। करते करते आज 4 साल के बाद, कल मैंने जब हर तीसरे चौथे महीने एक्सरे करवाता था तो बहुत इम्प्रूवमेंट आती थी, हौसला बढ़ता था। अब जो लेटेस्ट एक्सरे करवाया उसमें 95% मेरे लंग्स की जो इन्फेक्शन थी वो ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सब आपके प्यार, मोहब्बत, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, उसका असर है। और आज मैंने इसलिए ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि आप लोग हमेशा कहते थे कि आप ऑडियो क्यों बनाते हो, वीडियो क्यों नहीं बनाते। उसका दूसरा कारण भी था, मेरे दांतों का इलाज भी हो रहा था। उम्र के हिसाब से दांत कमज़ोर हो रहे थे, गिर रहे थे,
तो एक एक करके नीचे के दांत गिर गए थे, लेकिन ऊपर वाले काफ़ी मजबूत रहे, उतने नहीं जितने होने चाहिए। तो अब आखिरी ट्रीटमेंट दांतों की बाकी है। अब नया डेंचर, नए दांत लगवाने पड़ेंगे। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ जो एक एक दांत का 30-30, 40-40 हज़ार दे के ड्रिलिंग करवा के नए दांत लगवा लूँ। मैं तो आप जैसा मिडिल क्लास का शख्स हूँ। जितनी मेरी वक़्त है, औकात है, उसके हिसाब से चलता हूँ। कर्जा लेके मैं कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो आने वाले और 6-7 महीने लगेंगे ये दांतों का पूरा इलाज करवाने में। लेकिन आज का वीडियो आपको ये बताने के लिए किया है कि अब रेगुलरली, रोज़ नहीं, हर रोज़ नहीं होगा, हफ्ते में 2-3 बार आपसे मुखातिब हुआ करेंगे। अच्छा लगता है, जब सेहत अच्छी होती है तो काम करने का मज़ा भी आता है, लोगों से बात करने का मज़ा भी आता है। और आपकी एक जो तमन्ना थी कि हम वीडियो बनाएं, वो आज मैंने पहली वीडियो बना दी है और आइंदा आपके साथ इसी तरह सुरखुरु होते रहेंगे। दूसरा कारण ये भी था कि मेरे पास इतने साधन नहीं थे जो मुंबई में थे। मुंबई में मेरा अपना घर था, सोर्सेज थे, वहाँ लाइट कभी जाती नहीं, बिजली नहीं जाती, इंटरनेट बहुत स्ट्रांग है, और आस पड़ोस वाले सब पत्रकार थे, मदद करते रहते थे। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है जो मेरे सामने कैमरा लगा के खड़ा हो जाए, मेरा वीडियो बनाए, उसके बाद कोई एडिटर हो जो उसको एडिट करे। मुझे ये काम आते नहीं, कभी किए नहीं। हम तो अखबारों में काम करने वाले आदमी थे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि आप एक छोटा सा, मुझे उन्होंने एक कैमरा स्टैंड ले दिया जो मैं अपने टेबल पे रख के रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और उन्होंने मुझे सिस्टम बता दिया कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही लिंक बनाकर हमें भेज सकते हो। हम अपने स्टूडियो में बैठ के उसको एडिटिंग करके आपका वीडियो लोड कर दिया करेंगे। जो ऑडियो मैं बनाता था वो लोड करना बहुत आसान होता है। मैं रिकॉर्ड कर देता था, 2 मिनट में मेरे एडिटर के पास पहुंच जाता था, वो अपने स्टूडियो में बैठ के लोड कर देता। लेकिन जब वीडियो होता है उसके लिए इंटरनेट की स्पीड होना बहुत ज़रूरी होता है, जो मेरे इस गांव के घर में नहीं था। अब कुछ दिन पहले एक अच्छा नेटवर्क मिला है, और उसके मोबाइल तो चलता रहता है, लेकिन वीडियो अपलोडिंग में बहुत समस्या आती थी। लाइट चली जाती है यहाँ हर 2-2.5 घंटे के बाद, फिर इंतज़ार करो कब लाइट आएगी, फिर इन्वर्टर लेने पड़ते हैं यहाँ पे, इन्वर्टर का भी कई बार पका पड़ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं थी, सेहत की और टेक्निकल दोनों। अब आप सब लोगों के प्यार मोहब्बत से वो ठीक होती नज़र आ रही हैं। आपको भी शायद सुन के अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में इसी किस्म से आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात मैं और करनी चाहता हूँ। वो बात दोस्तों ये थी कि क्राइम पे प्रोग्राम करने बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत से लोगों को ये काम बहुत आसान भी लगता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है। बहुत से लोगों से बात करनी पड़ती है, और उनकी विश्वसनीयता जो होती है, क्रेडिबिलिटी जो होती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि कोई आदमी हमें बेवकूफ़ बना के नहीं चला जाए इधर उधर की कहानियाँ सुनाते। हमने तकरीबन 1250 के करीब एपिसोड बनाए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारे इस काम करने के तरीके से बहुत से लोगों को तकलीफ भी हुई और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ।
हमारी बातें सुन सुन के बहुत से नए एक्सपर्ट पैदा हो गए क्राइम के फील्ड में। जो लोग पैदा उस समय हुए थे जब दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को देश छोड़े 10-15 साल हो गए थे, तब ये लोग पैदा हुए थे। लेकिन जब वो हमारी सुनी सुनाई बातें, और मेरे जैसे और 2-3 लोग हैं पुराने सीनियर पत्रकार, जिनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा के ये लोगों ने नकली गोलगप्पे बना के बेचने शुरू कर दिए। मिर्च मसाला डालना, और किसकी बात इधर से चोरी, उसकी बात उधर से चोरी करके शुरू हो गए। और हमने कभी ऐसा काम जिंदगी में किया नहीं। तकलीफ होती थी कि एक पुराना हमारे बचपन के ज़माने का शेर है, किसी का नाम होता है किसी का काम होता है, या किसी का काम होता है किसी का नाम होता है, जलती है तेल और बाती दिए का नाम होता है। जलता कोई है और नाम किसका हो जाता है, लेकिन हमें को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत से लोग बरसाती लड्डुओं की तरह फील्ड में आ गए थे, उल्टी सीधे बातें, बिना सैर पैर, कोई रिसर्च नहीं, कोई तजर्बा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ परखा नहीं, और बन गए क्राइम एक्सपर्ट। पॉडकास्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पॉडकास्ट क्या होता है दोस्तों? जब आपके पास अपने पल्ले कुछ नहीं होता तो आप दूसरे की जानकारी को और उसके एक्सपीरियंस को, उसके तजर्बे को बेचते हो। आप दलाली का काम करते हो, दलालगिरी करते हो। अपनी बात करो तो अच्छा लगता है। आपने क्या देखा, क्या सहा, क्या परखा, क्या बयान किया। नाम किसी का आप लेते नहीं, रेफरेंस किसी का देते नहीं, इज्जत किसी की नहीं करते, और एक्सपर्ट बन के बैठ जाते हो पॉडकास्ट करने। और जो पॉडकास्ट करने वाले हैं उनको तो ना तो गैंगस्टर के नाम लेने आते हैं, ना मुंबई शहर के गली मोहल्लों के नाम लेने आते हैं। पता ही नहीं है कभी। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मुंबई देखा नहीं कभी, और वो भी एक्सपर्ट बन के बैठे हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के। ये हमारा एक सोचा समझा फैसला था कि जब तक ये बरसाती लड्डू तालाब में बैठ के ट्रें ट्रें कर रहे हैं, इनको करने दो। जब इनका दाना पानी खत्म हो जाएगा, बरसात खत्म हो जाएगी, तो ये भी चुप करके बैठ जाएंगे। ये बहती गंगा में स्नान करने वाले लोग थे। और आपने दोस्तों देखा होगा पिछले 1.5-2 साल में कितने आए कितने गए, आज कहाँ। आप भी जानकार हो, सब समझते हो, पहचानते हो असली चेहरा, नकली चेहरा, असली विचार, नकली विचार, सब परख लेते। हम आपके भरोसे पे ये 1.5-2 साल की चुप्पी साधी, लेकिन फिर भी रोजाना 15-20 हज़ार लोग हमें आज भी देख रहे हैं। उस बात ने हमें हौसला दिया। तो आपका ये प्यार, सत्कार, इज्जत, मान, ये हमारे सर माथे पे। आज मुंबई की याद इसलिए आई, और आप सबकी याद खास तौर पे इसलिए आई कि दिल्ली में लाल किला के पास एक बहुत दुखद घटना हुई है। एक कार में ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इस वाक्य ने, इस दर्दनाक हादसे ने मुझे वापस मुंबई भेज दिया। 93 के ब्लास्ट मुझे याद आए। किसी की जान जाना ये दुखदायक होता है, और जब इस किस्म के ब्लास्ट होने लगे, मैं दुआ ये करता हूँ कि ये कोई हादसा हो, साजिश ना हो। एक कार में किस
कारण से क्यों ब्लास्ट हुआ, कारण की कार की अंदरूनी किसी दिक्कत से ब्लास्ट हुआ या कोई दहशतगर्दों की साजिश थी। मैं आशा करता हूं कि इसमें दहशत का कोई रोल ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरीके से बेगुनाह लोग मारे जाएं और समाज का, आम लोगों का नुकसान हो। लेकिन मुझे याद तो आई 93 की, और उसके साथ मुंबई की याद आई और आप सबकी याद आई। और आने वाले दिनों में आखिर में आपको बता दूं कि ये 1.5-2 साल हम चुप करके नहीं बैठे थे, बहुत सा काम करके रखा है। अंडरवर्ल्ड की वो कहानियाँ जो आज तक किसी ने ना सुनी होंगी ना पढ़ी होंगी, सुनाना तो बहुत दूर की बात है। हमने 6-7 देशों में अपने दोस्तों से संपर्क किए, और जो लोग अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले उन देशों से ऑपरेट करते थे, वहाँ पे क्या करते थे, कैसे सरवाइव किया, कौन उनकी मदद करता था, वो बहुत सारा मटेरियल हमने इकट्ठा किया है। बीमारी की हालत में भी आराम से नहीं बैठे थे, काम कर रहे थे। और आने वाले दिनों में एक एक करके वो सब खुलासे आपके सामने लाएंगे, और बहुत हैरत अंगेज खुलासे, जिनको हम डॉन कहते हैं, जो सुपारी लेके कंट्रैक्ट किलिंग करवाते हैं, लोगों से हफ्ता लेते हैं, फरौतियाँ उगराते हैं। वो लोग विदेश में कैसे रहते थे और उनकी मदद कौन कौन लोग करते थे और कैसे करते थे, और हमारी भारत की सरकार के कुछ अंग, कुछ हिस्से, कुछ डिपार्टमेंट, कुछ अधिकारी उनकी मदद कैसे करते थे, बहुत बड़े खुलासे सामने आए। उन पे बहुत काम चल रहा है। मुझे लकीली मेरी अच्छी किस्मत है कि 1-2 अच्छे दोस्त यहाँ मिले हैं जो काफ़ी पार्क हुए हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं, और उनकी मदद से जल्दी बहुत से प्रोग्राम लेकर आपके सामने फिर आएंगे। आपको दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने साल हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे लिए दुआ करते रहे। शायद आपकी दुआओं का असर है जो आज दोबारा आपके साथ कैमरे के सामने बैठ के बात करने की हिम्मत हुई। तो आने वाले दिनों में इसी तरह आपके साथ राब्ता रखेंगे। देश प्रदेश से अंडरवर्ल्ड की जुड़ी खबरें लेके आपके साथ साझा करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।